तो अब आते जी। हैं मेन मुद्दे की बात पे। पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करेंगे। तो मेरा बाइक 1-2 बार लीन भी होके गिर भी गया था। तो बाइक आपको सही सलामत हालत में मिली या फिर तो माइलेज मुझे इसका सिटी प्लस इस बाइक में बहुत पॉजिटिव थिंग्स है। लास्ट में हम लोग दो मेजर इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि दूसरा इसका मेजर इश्यू मैं बोलूँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं द मोस्ट अवेटेड वीडियो, न्यू ट्रायम्फ स्पीड T4 का ओनरशिप रिव्यू। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि नए वाले ट्रायम्फ स्पीड T4 का ओनरशिप रिव्यू चाहिए। सो हम वेलकम करेंगे हमारे ट्रायम्फ स्पीड T4 के ओनर को। चंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल एंड वेरी वेरी थैंक यू। आज हम इनसे सारी बातें जानेंगे कि इन्होंने T4 क्यों ली, कहाँ से ली और क्या पॉजिटिव लगे क्या नेगेटिव लगे नई वाली ट्रायम्फ स्पीड T4 के। सो चंद्रा, पहले हमें आप बता दीजिए कि आपने यही बाइक क्यों कंसीडर की इस प्राइस रेंज में ना, ये 2,40,000 50,000 जो ये प्राइस राइट। ब्रैकेट है, इसमें बाकी सारी बाइक्स भी आते हैं। CB 350 आती है, ये ड्यूक 250 आती है और बहुत सारी थोड़ा कम जाओगे तो हंटर भी आ जाती है, रॉनी भी आ जाती है। तो आपने यही बाइक क्यों कंसीडर की? हाँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है भाई कि ट्रायम्फ का जो ब्रांड वैल्यू है, जो उसका लेगेसी है और उसका जो रोड प्रेजेंस है, तो उस वजह से मैंने इस बाइक को कंसिडर किया। मैंने आप जैसे बोल रहे हैं कि CB 350 था, CB 350 RS भी आया आने वाला था, हंटर भी आया, तो मैंने सबका टेस्ट राइड लिया था। लेकिन ट्रायम्फ का कुछ अलग ही मुझे एक्सपीरियंस मिला। बाइक का लुक, बाइक का रोड प्रेजेंस और जो ओनरशिप रिव्यूज़ मैंने यूट्यूब पे देखा और काफ़ी वीडियोज़ और रिसर्च करने के बाद फाइनली मेरा जो मूड हुआ ट्रायम्फ स्पीड T4 लेने का हुआ। तो इसलिए मैंने ट्रायम्फ को प्रेफरेंस दिया ऑन द अदर बाइक्स। तो आरई का भी काफ़ी बाइक्स मैंने देखे थे, हायर बजट के भी देखे थे, बट मेरे बजट में जो बेस्ट फिट बाइक था वो ट्रायम्फ स्पीड T4 ही था। तो ये मेरा बहुत बड़ा रीज़न था ट्रायम्फ को के साथ जाने का। तो कोई रीजन है कि आपने स्पीड 400 की तरफ आप नहीं गए और T4 की तरफ ही गए? हाँ, तो इसका भी एक रीज़न था T4 की तरफ जाने का, क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली बाइक है। स्पीड 400 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका राइडिंग पोजीशन थोड़ा-सा एग्रेसिव है, तो सिटी राइड के लिए वो अच्छा था। बट मेरा जो मेन मोटो था सिटी प्लस लॉन्ग टूरर, तो इस वजह से मैंने स्पीड T4 प्रेफर किया और थोड़ा मुझे इसका लुक भी थोड़ा-सा स्पीड 400 से बेटर लगा, तो उस वजह से मैंने स्पीड T4 प्रेफर किया। अभी आपने कितना किलोमीटर चलाया है और क्या आपकी फर्स्ट सर्विस हो गई है? जी, मेरा किलोमीटर क्लॉक हुआ है 1400 के अराउंड और हाँ, फर्स्ट सर्विस हो गया है। तो पहले आप बता दीजिए कि आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ गई? ओके। टोटल कॉस्ट मिला के सब कुछ, जब आपने बाइक खरीदी जी। तो क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह इसमें आई, ऑलरेडी आई, क्या क्या आपने लगवाई? तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट आपको कितना पड़ा? ओके, सो हाँ, तो टोटल मेरा जो स्टॉक बाइक ऑन रोड प्राइस था 252 था। तो ये इनके ट्रायम्फ के तरफ से एक ऑफर था सिरेमिक कोटिंग लेने का, तो वो मैंने नहीं लिया। तो वो इनके ऑन रोड प्राइस में इंक्लूडेड था, बट मैंने वो लेने से मतलब मना किया, क्योंकि मैंने नहीं लिया, मेरा ऑप्शन मतलब मेरा प्रेफरेंस नहीं था वो लेने का। तो 252 इज़ द कॉस्ट फॉर मी ऑन रोड। और एसेसरीज मैंने कुछ नहीं लगवाया अभी तक, मतलब ट्रायम्फ से कोई एक्सेसरीज एक्स्ट्रा नहीं लिया। जो साथ में मुझे मिला था वो लेग गार्ड था। बाकी मुझे ऐसा लगा नहीं कि एक्सेसरीज लेने की कुछ ज़रूरत है एक्स्ट्रा, तो मैंने कुछ एक्सेसरीज वगैरह परचेज नहीं किया। बाइक के साथ लेग गार्ड मिल गया आपको जी। और आई थिंक ये रेडिएटर ग्रिल भी हाँ, ऑलरेडी इसमें रेडियल था। ग्रिल है। हाँ। आई थिंक वो फाइबर का है और सम गार्ड भी है, फाइबर का है वो। ओके ओके। आपने कहाँ से बाइक परचेज की थी, हाँ कौन से शोरूम से? जी, मैंने बीयू भंडारी ट्रायम्फ विमान नगर से परचेज किया। इस बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? क्या उन्होंने अच्छे से आपको ट्रीट किया और जब आप बाइक लेने गए तो बाइक आपको सही सलामत हालत में मिली? ऐसा रहता है ना कि कभी कभी जी। बाइक धुली नहीं रहती है, देन जी, आपको जी, जी। आपको वेट करना पड़ता है, तो वैसा जी। कुछ रहा? हाँ, तो मैं ये स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा फ़ॉलो-अप लिया उनसे बाइक डिलीवरी के लिए, तो मैंने थोड़ा जल्दबाज़ी किया। तो हालाँकि उन्होंने सर्विस तो अच्छा दिया मुझे, बट हाँ, बट बाइक थोड़ा धुला हुआ नहीं था, तो उन्होंने प्रॉपर्ली वेट किया और बाइक वगैरह हम्म। साफ़ करके धो के अच्छे से पॉलिश करके मुझे दिया डिलीवरी के टाइम। और ओके हाँ, थोड़ा डिलीवरी टाइम वेटिंग पीरियड ज़्यादा था उनका। ओके। तो आई आई डोंट नो कि शायद बाइक का डिमांड ज़्यादा था उस टाइम पे, नए वाले कलर्स जो आए हैं T4 ओके के, ओके। उस वजह से। तो हाँ, तो मुझे 10 डेज़ का बोला गया था, बट 15 डेज़ में मुझे बाइक मिला। मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा था उनके साथ। उन्होंने स्वीट बॉक्स भी दिया था साथ में, और की चेन वगैरह भी दिया था, गिफ्ट सेट काइंड ऑफ दिया था डिलीवरी के टाइम पे। ओके। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ओवरऑल। ये तो था बाइंग एक्सपीरियंस। तो अब आते जी। हैं मेन मुद्दे की बात पे। पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं, जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से। ठीक है, श्योर। तो क्या होता है कि जब आप बाइक लेने वाले होते हो
आप यूट्यूब रिव्यूज़ देखते हो तो आपको इतने नेगेटिव्स पता नहीं होते हैं, राइट। जो रिव्यूअर्स बताते हैं उतना ही पता होता है। लेकिन जब आप ओनर बन जाते हो उसके बाद आपको कुछ नेगेटिव्स निकल के आते हैं, कुछ इश्यूज़ निकल के आते हैं। तो ओवरऑल हमें सारे नेगेटिव्स बताइए इस बाइक के। ओके, ठीक है। पहला नेगेटिव में जो मुझे फील हुआ कि मतलब मेरी हाइट 5'6" है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उससे शॉर्ट हाइट के राइडर इसको ना लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्नरिंग करते टाइम और लीन करते टाइम थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो मे बी इसके टायर की वजह से भी वो हो सकता है, या फिर इसका जो सीट हाइट है जो 803 है, तो उस वजह से भी थोड़ा इश्यू मुझे हुआ कॉर्नरिंग करते टाइम। तो मैं आई वाज़ थिंकिंग कि मैं यू टर्न ले रहा हूँ और कॉर्नरिंग करते टाइम मुझे बैलेंस होगा बाइक प्रॉपर्ली, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मेरा बाइक 1-2 बार लीन भी होके गिर भी गया था। तो ओके। मतलब थोड़ा-सा वहाँ पे कहते हैं कि कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। कॉर्नरिंग इसका उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, इन ओके। शॉर्ट में बोलूँ तो। सो आई थिंक इसमें एमआरएफ के टायर्स है ना? जी, इसमें एमआरएफ ज़ेपर के टायर्स हैं। एमआरएफ ज़ेपर है। या ओके एंड 140 सेक्शन के पीछे हैं 140 इसके? का 140/70 हाँ, और आगे 110 के। 110। ओके, ओके। सो कॉर्नरिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस जी, लूज़ हुआ था तो शॉर्ट आपकी राइडर के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा, बिकॉज़ हुँ, मेरी हाइट 5'6" है, ओके। तो उससे शॉर्ट राइडर सो मेरे को आप लगता बैठ है। के दिखा सकते हैं इस पे? आई थिंक आपके ऑलमोस्ट 50% पैर तो टच हो रहे हैं नीचे, हाँ, है ना? टच हो रहा है। ओके, ओके। ओके सो 5-6 के हिसाब से आपने देख लिया कैसा पोस्चर बना, कैसा हाइट कैसी है इस बाइक की, सीट की? तो दूसरा इसका मेजर इश्यू मैं बोलूँगा कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो उतना, रियर ब्रेक स्पेसिफिकली उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ओके, रियर ब्रेक परफॉर्मेंस ट्रैम्प को इस पे काम करना चाहिए जेन्युइनली, बिकॉज़ दे टेक फीडबैक वेरी सीरियसली, जहाँ तक मैंने सुना है। हुँ, तो रियर ब्रेकिंग उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। स्पीड 400 का रियर ब्रेकिंग अच्छा है। फ्रंट ब्रेक इसके अच्छे हैं, लेकिन ब्रेक पैड का इश्यू आया मुझे। मैंने 2 बार ब्रेक पैड रिप्लेस किए और जस्ट मैंने 1500 के अराउंड क्लॉक किया है। स्टिल मेरे को 2 बार ब्रेक पैड रिप्लेस करने पड़े। तो आप ये सोच सकते हो कि 500 के इंटरवल पे आपको ब्रेक पैड फ्रंट वाला रिप्लेस लगेगा। जो ब्रेक पैड इसमें दिए हुए हैं वो ऑर्गेनिक है, हुँ, ब्रेम्बो के ब्रेक पैड है, लेकिन वो वियर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो ये भी रीज़न हो सकता है कि राइडर्स क्योंकि रियर ब्रेक इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ होता है। उस वजह से भी वियर हो सकता है। तो हाँ, बट इसका ब्रेक पैड वियर होता है, फ्रंट ब्रेक पैड। तो ये एक इश्यू मैं बोलूँगा। तो 500 पे आपने इनिशियल 500 पे फ्रंट ब्रेक चेंज करवाए, जी। तो अभी 1000 किलोमीटर और हो गए हैं, तो हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, अभी रिप्लेस करना है। ऑलरेडी मैंने ऑर्डर किया है। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि 500 के बाद जब मैंने रिप्लेस किया, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड डाला ब्रेम्बो का, स्टिल 1000 मोर 500 या मोर 1000 चलने के बाद अभी भी ज़रूरत लग रहा है ब्रेक पैड रिप्लेस करने का। ये आप सर्विस सेंटर से ही करवाते हो? हाँ, मैंने फर्स्ट ब्रेक पैड तो सर्विस सेंटर से रिप्लेस किया था, हुँ, लेकिन उनके पास सिरेमिक ब्रेक पैड्स अवेलेबल नहीं थे इसके, तो मैंने सिरेमिक ब्रेक पैड ऑर्डर किया है इसका। तो मैं बाहर से रिप्लेस कराने वाला हूँ फ्रंट ब्रेक पैड। ओके। सो गाइज़ आपने देख लिया क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं इस बाइक में, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप तक एक जेन्युइन रिव्यू आ पाए, ओनर से ही डायरेक्टली, ठीक है? तो ओनर ने ही आपको डायरेक्टली बता दिया कि इस बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है। अब चलिए जानेंगे कि इस बाइक में क्या-क्या अच्छी बातें हैं, क्या-क्या पॉजिटिव है? इस बाइक में बहुत पॉजिटिव थिंग्स है। एक तो इसका लुक, इसका रोड प्रेजेंस सबसे बेस्ट जो है, सारे कॉन्स के ऊपर ये हावी होता है। इसको मुड़ के लोग देखेंगे जब आप ये बाइक चलाएंगे। ये बाइक बहुत प्रीमियम लगता है। इसके पार्ट्स, इसके बटन्स, इसके मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स, इसका जो साउंड है, एग्जॉस्ट साउंड बहुत प्रीमियम फील होता है, अच्छा लगता है आप जब बाइक राइड करते हैं। इसका राइडिंग पोजीशन में बोलूँगा कहीं न कहीं लीन फॉरवर्ड और एग्रेसिव के बीच में कहीं पे है। तो यू कैन राइड इट लाइक अ यंगस्टर और यू कैन आल्सो राइड इट लाइक अ जेंटलमैन। लाइक आपको स्लो राइड करना है, लॉन्ग टूरर करना है, तो वो भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको एग्रेसिव राइडिंग चाहिए सिटी में, वो भी आप इस पे कर सकते हैं। तो आपको दोनों फील मिलेगा एक ही बाइक के साथ। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगा वो ये है। हाँ, दूसरा इसका सबसे बेस्ट चीज़ है, इट ग्लाइड्स यू वेरी स्मूथली थ्रू द ट्रैफिक। ये बाइक आपको कभी बीच में बंद नहीं होगी। इसका क्लच असिस्ट बहुत अच्छे से करता है। हाउएवर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसका टॉर्क असिस्ट क्लच है तो वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसका लोअर एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। आप इसको थर्ड गियर पे भी इसको वापस से पिकअप कर सकते हैं। टेरेन पे जा रहे हैं तो भी आपको पिकअप में कहीं पे भी कमी नहीं महसूस होगी। तो ये बाइक आपका मतलब आपकी नीड्स के साथ आपका हिस्सा बन जाती है और बहुत अच्छे से आपका साथ देती है रोड पे। तो इसका रोड प्रेजेंस, इसका लोअर एंड टॉर्क और इसका जो फील है ओवरऑल बहुत अच्छा है बाइक का। सो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में हम लोग दो मेजर इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या वो दो मेजर इश्यूज़ इस बाइक में है या नहीं। फर्स्ट इज शिम नॉइस एंड सेकंड इज इंजन हीटिंग। अब हम इनसे जानेंगे कि सर्विस कॉस्ट इनको कितना पड़ गया है अभी तक और इसका माइलेज कितना मिलता है। तो पहले माइलेज के बारे में बताइए, उसके बाद सर्विस कॉस्ट कितना पड़ा आपको, कितनी सर्विस हुई है श्योर और सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। श्योर श्योर। तो माइलेज मुझे इसका सिटी प्लस हाईवे मेरा रहता है
डेली का कम्यूट, तो 25 अभी माइलेज मिल रहा है। सिटी में ज़्यादा रहता है, लोअर गियर पे ज़्यादा चलता है सिटी में ट्रैफिक में, तो 25 का क्लॉक कर रहा है माइलेज अभी है। हाईवे पे कभी आपने चेक किया? हाईवे पे मैंने लॉन्ग राइड ऐसे किया नहीं है, बट 26-27 अभी मैं जब लॉन्ग राइड पे गया हूँ एक दो तो मिला है, पर बहुत लॉन्ग राइड मैंने ऑनेस्टली किया नहीं है, तो वो मुझे चेक करना है। अब आप हमें सर्विस के बारे में बताइए, सर्विस एक्सपीरियंस और सर्विस कॉस्ट आपको कितना पड़ा? ओके, सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा, प्रॉम्प्ट था। फर्स्ट सर्विस कॉस्ट मुझे 4000 के अराउंड पड़ा था, क्योंकि मैंने कुछ पार्ट एडिशनल रिप्लेस किए थे। ओके, तो इसका वैसे इसका सर्विस कॉस्ट जो है, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट 2000 से 2500 तक आएगा। ओके। तो आपने पार्ट्स कौन से रिप्लेस किए थे और कितने में किए थे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। एक एक्चुअली मैंने इसका फ्रंट ब्रेक लीवर, बाइक थोड़ा सा गिर गया था तो फ्रंट ब्रेक लीवर टूट गया था, तो फ्रंट ब्रेक लीवर इसका नॉर्मल वाला है, तो फ्रंट ब्रेक लीवर इसका फिटिंग के साथ मुझे 950 में पड़ा। और इसका जैसे मैंने बताया कि 500 किलोमीटर इंटरवल हो गया था, तो ब्रेक पैड रिप्लेस किया था, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ ब्रेक पैड मेरा 850 में वो लगा, ओके। ऑर्गेनिक ब्रेक पैड फ्रंट वाला। सो अराउंड आपको 3700 के आसपास हाँ, इसका टू बी फर्स्ट सर्विस पार्ट्स रिप्लेस वगैरह करा के आपको पड़ गया। बिल्कुल। ओके, ओके। अब बात करेंगे कि आप इस बाइक ने इनको परफॉर्मेंस कैसा निकाल के दिया है सिटी में और हाईवेज पे? जी, कोई लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस भी है आपको तो वो भी बता दीजिए। मेरा लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, बट मेरा डेली कम्यूट में हाईवे का थोड़ा आता है, मतलब स्ट्रेच, तो हाईवे पे मतलब अच्छा है बाइक। बाइक सिटी में ट्रैफिक में आप कभी, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ और बाइक मुझे निकाल नहीं पा रही है या बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है। सो ट्रैफिक से ग्लाइड होते हुए बहुत अच्छे से जाती है बाइक, तो आपको पूरा मदद करेगी। इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है बाइक का, ओवरऑल हैंडलिंग बहुत अच्छा है, हाईवे पे भी कंफर्टेबल है और सिटी में भी हैंडलिंग अच्छा है बाइक का। सो अब हम जानेंगे कि इन्होंने एक्सेसरीज क्या-क्या फिट कराई है इस बाइक में, और कुछ मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने आफ्टर मार्केट भी फिट कराया है। जी तो बिल्कुल। कितने का पड़ा, क्या पड़ा, ये भी बता दीजिए, ओके, और कौन-कौन सी एक्सेसरीज फिट कराई है आपने? श्योर। मैंने आफ्टर मार्केट एक ही मेन एक्सेसरीज है जो इसका बैकरेस्ट है, ये ट्रैम्प का नहीं है, ये कुछ अदर थर्ड पार्टी का है, बट ये अच्छा है काफ़ी कौन और सी कंपनी स्टडी का है। है? ये मैंने टीवीएस का फिट किया, टू बी ऑनेस्ट। ओके, ओके। हाँ, और ये मैंने बाहर की वर्कशॉप से लिया, लगाया, और इसका कॉस्ट था 1500, फिटिंग का चार्जेस 100 रुपीज़ था, वो अलग था। मैंने टीवीएस से ही परचेज़ किया ये, तो ये इसको कंफर्टेबल है, ओके, बट इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी काफ़ी अच्छा है अगर इस इसका, साइड से दिखाएँगे आप, प्रीमियम लगता है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको प्रेस करके दिखाऊँ ना, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऊपर तक है। इधर आप स्टिचिंग देखेंगे तो सीट से मैच कर गया है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आफ्टर मार्केट है ये। जी, इसलिए मैंने वो स्पेसिफिकली फिट किया। इसके अलावा इसके अलावा मैंने कोई एक्सेसरीज लिया नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं लगा एक्सेसरीज का। हाँ, मैं क्रैश गार्ड लेने वाला हूँ, मुझे लगता है क्रैश गार्ड की ज़रूरत है। अब आप हमें बताइए कि इसका हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है? क्या ये इनफ है? हाईवेज़ का मतलब हाईवे राइड के लिए, सिटी राइड्स के लिए, मतलब आप अंधेरे में जाते हैं लेके, तो हाँ, कैसा हाँ, इसका परफॉर्मेंस हाँ। है? हाँ, मैं ऑब्वियसली अंधेरे में इसको लेके गया हूँ बाइक को, जहाँ पे मतलब ज़्यादा लाइट अवेलेबल नहीं था, तो हेडलाइट मुझे डिसेंट लगा। अगर आपको मतलब ऐसे हिल स्टेशन या ऐसे किसी रिमोट प्लेस में इसको लेके जाना है या ऑफ रोड करना है, तो ऑक्सिलरी लाइट लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हेडलाइट उतना भी एनफ नहीं रहेगा, वो किसी भी बाइक के लिए मेरे को लगता है ऑक्सिलरी लाइट, लेकिन हेडलाइट इसका डिसेंट ही बोलूँगा मैं। इसका क्लच का परफॉर्मेंस कैसा है? क्लच क्या टाइम के साथ हैवी हुआ है या फिर लाइट क्लच है? क्लच का परफॉर्मेंस कैसा है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताइए। जी, बिल्कुल। क्लच का परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, स्लीपर असिस्ट क्लच जिसमें दिया है, आपको कभी भी फटीग फील नहीं होगा। कितना भी आप ट्रैफिक में क्लच बार-बार प्रेस करेंगे तो आपको कभी भी हार्डनेस या क्लच का लूज़ होना, ऐसा कुछ इश्यूज़, क्लच इसका बहुत ही प्रीमियम लेवल का है और मुझे कोई इश्यूज़ नहीं लगता क्लच में इसके है। क्या आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा लगता है, इनफ लगता है? इसमें कोई इशू लगता है आपको, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रायम्फ को अभी टीएफटी डिस्प्ले दे देना चाहिए? हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताना चाहूँगा कि इसका लुक बहुत अच्छा है, लेकिन एक थोड़ा-सा इश्यू मुझे जो लगा कि व्हाइल राइडिंग इसमें जो आपको डिटेल अगर देखना है सपोज़, तो डिजिट बहुत छोटे दिखते हैं, तो थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ता है राइडर को व्हाइल राइडिंग। तो ट्रायम्फ को थोड़ा इसमें अपडेट ज़रूर करना चाहिए। कुछ कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा या डिजिट थोड़ा-सा बड़े रहेंगे दिखने के लिए, तो अच्छा रहेगा। अब हम पूछेंगे द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, इसमें शिम नॉइज़ है या नहीं, या और इंजन हीटिंग है या नहीं? हाँ, तो इंजन हीटिंग मैं बोलूँगा इसमें इंजन हीटिंग है। तो सपोज़ आप ट्रैफिक में काफ़ी टाइम से फँसे हो या इंजन का रेव बहुत हो गया है, तो इंजन हीटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। लेग्स पे काफ़ी फ़ील होता है इंजन हीटिंग। तो हाँ, बट उसका रेडिएटर या कूलेंट काम करना स्टार्ट कर देता है, तो बीच में वो मैनेज होता है। इंटरनली उन्होंने मैनेज किया इंजन, बट हाँ, हीटिंग का इश्यू है।
दूसरा इशू इसमें जो आप बोल रहे थे शिम नॉइस का, हाँ शिम नॉइस इसमें है, तो वो फील होता है जब आप पार्किंग में हो या किसी अंडरग्राउंड एरिया में बाइक को लेके जा रहे हो, थोड़ा सा नॉइस, डिफरेंट टाइप का नॉइस आपको सुनाई देगा और वो नोटिसेबल नॉइस है। ओके, सो हाँ। इसको ऑन करके आप दिखा देंगे कि आप जी बिल्कुल। किस टाइप का नॉइस होता है, सो दैट वी कैन क्लियर टू आवर ऑडियंस। तो इसके सस्पेंशन कैसा परफॉर्म करते हैं, सस्पेंशन के बारे में बताइए। क्या ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अच्छा परफॉर्म करते हैं? और पीछे वाले तो मोनोशॉक है ही, तो हाँ, इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, नो डाउट। फ्रंट सस्पेंशन में मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं लगा इतना। रियर का थोड़ा मुझे स्टिफ लगा, बट मैंने वर्कशॉप पे जाके उसको एडजस्ट किया है, तो अभी अच्छा है वो। तो मेजर इश्यूज नहीं लगे मुझे। आपको ऐसा कुछ हुआ क्या जब आप हाई स्पीड पे जा रहे हो, या फिर हाईवे पे कोई मेजर कोई बड़ा सा गड्ढा आ गया और ये सस्पेंशन जो है ना, उस टाइम कैसा परफॉर्म करते हैं? वो हैंडलिंग जो स्टेबिलिटी बना के रखते हैं या नहीं? हाँ हाँ, ये गुड पॉइंट रेस किया आपने। हाईवे पे स्टेबिलिटी अच्छा है, पॉट होल्स या जंप्स वगैरह आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो सपोज आपका गाड़ी हाई स्पीड पे, तो हैंडलिंग अच्छा है, सस्पेंशन की वजह से कोई इश्यूज नहीं आया मुझे उतना। सो जैसा इन्होंने बताया कि एक बार ये बाइक गिर भी चुकी है, तो गिरने के बाद आपको मतलब इस बाइक में कुछ टूटा था या क्या हुआ था, और ये बाइक गिरी क्यों थी? हाँ हाँ भाई, ज़रूर। ये जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं यू टर्न लेके कॉर्नरिंग करके और एग्रेसिवली पिकअप करना चाह रहा था बाइक को। तो जैसा कि मेरा हाइट बहुत, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, 5'6" मेरा हाइट है, तो बाइक इस पैर पे आ गया था और मैनेज नहीं हुआ, तो मुझे बाइक छोड़ना पड़ा। उस वजह से जो ब्रेक लीवर है डैमेज हो गया था फ्रंट वाला, और हैंडल बार को भी थोड़ा डैमेज हुआ था हल्का। तो बाइक हैंडल बार पे और ब्रेक लीवर पे आ गया था, तो मैंने बाइक छोड़ दिया, तो वो उस वजह से वो गिर गया था और ब्रेक लीवर डैमेज हो गया था। तो राइट साइड से गिरने के कारण, देखिए यहाँ पे आप दिखाएंगे ना राइट साइड से, तो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट यहाँ पे लेग गार्ड पे आया होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आया? नहीं, यहाँ पे ब्रेक इम्पैक्ट लीवर नहीं वगैरह आया। यहाँ पे कुछ? बाइक पूरा हैंडल बार पे और ब्रेक लीवर पे चली गई थी, ओके। तो पूरा जो इम्पैक्ट और जो वेट था बाइक का यहाँ पे आया। हैंडल्स का अच्छा है, डैमेज नहीं हुआ उतना, जस्ट स्क्रैचेस आया, लेकिन ब्रेक लीवर टूट गया था। ओके ओके, सो सारा इम्पैक्ट यहाँ पे लगा, यहाँ पे यहाँ लगा। पे कुछ नहीं हुआ, और आपका जो मतलब साइलेंसर वगैरह पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया। ओके ओके। सो लास्टली हमें ये बताइए कि ओवरऑल आप इस बाइक को लेने के बाद, आपने इतने किलोमीटर चलाई है, उसके बाद आप सेटिस्फाई है कि नहीं ट्रायम्फ से, और इस बाइक से, और ट्रायम्फ की सर्विस वगैरह से, और ट्रायम्फ को 10 में से कितने नंबर देंगे? ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे लिए, लेकिन हाँ, मैं बाइक से सेटिस्फाइड हूँ। एक दो इसके कॉन्स अगर हम इग्नोर करें तो बहुत ही अच्छी बाइक है। मैं ये बोलूँगा, आप इसी सेगमेंट की दूसरी बाइक अगर चलाएंगे तो आपको एक्चुअल डिफरेंस फील होगा। ट्रायम्फ बहुत आगे निकल जाता है वहाँ से। ट्रायम्फ की बाइक्स काफ़ी अच्छी है, और स्पेसिफिकली ये बाइक बहुत अच्छी है। इसका लो एंड टॉर्क और इसका पिकअप बहुत अच्छा है, इसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो ये 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से मुझे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। सर्विस से भी ट्रायम्फ की सेटिस्फाइड हूँ। उसका सर्विस इंटरवल भी बहुत अच्छा है, काफ़ी लंबा सर्विस इंटरवल है, तो फ्रीक्वेंटली सर्विस की ज़रूरत नहीं है, तो रिलायबिलिटी है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ ओवरऑल बाइक से। तो 10 आउट ऑफ ओके, हाँ, तो 10 आउट ऑफ मैं ट्रायम्फ को 8.5 देना चाहूँगा। ओके। सो ये था ओनरशिप रिव्यू न्यू ट्रायम्फ स्पीड T4 का हमारी तरफ से। सो आपको अगर कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसके आंसर करेंगे। और आपको अगर इसका कंपैरिजन चाहिए किसी और बाइक से, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो एंड तक मेरे वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगेन थैंक यू बोलना चाहेंगे चंद्रा को, अपना टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। सो लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। हैव अ सेफ राइड। तो चंद्रा भाई आप कब से हमारा चैनल देख रहे हो, और आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियोस? जी भाई, बिल्कुल। मैं करीब, जब मैंने बाइक लेने का सोचा था, करीब 6-7 महीने पहले से मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भाई के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, और काफ़ी ऑनेस्ट आपके रिव्यूज़ रहते हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखे हैं, और भाई के भी वीडियो में देखता रहता हूँ। काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और रिव्यू बहुत ही ऑनेस्ट देते हैं। मुझे बहुत हेल्प मिला भाई के वीडियोस देख के, तो कीप इट अप भाई, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट भाई।